बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये जो चैप्टर है उसका आज तीसरा लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। पीछे दो लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें कंप्लीट की हुई थी, सो उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब आपको ये तो पता है इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में होने वाले लैंगिक जनन के बारे में। चूंकि ये लैंगिक जनन है तो इसे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ था। वो 3 अवस्था है। सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना, मतलब निषेचन के पहले होने वाली तैयारी को यहाँ पर बताया जाता है। फिर उसके बाद निषेचन होता है और फिर निषेचन होने के बाद जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं वो चीजें हम पढ़ते हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ था पहला अवस्था, जो कि अवस्था अपना है निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना, ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। और पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में, हमने देखा था नर जनन अंग को, मतलब पुष्प के अंदर में जो नर वाला भाग होता है उसे हमने कंप्लीट देखा हुआ था। कैसे नर युग्मक होते हैं और कैसे नर युग्मक बनते हैं, वो सभी चीजें हमने देखी थी। सो आज हम देखने वाले हैं मादा युग्मक के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये जो लेक्चर होने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकते हैं और 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इसे अच्छे से देखना। और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एमसीक्यू है कुछ 2 3 4, सो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छे से इस लेक्चर को देखना ताकि आप वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर अच्छे से दे सकें। अब चलो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में आपको बताया हुआ था, जब भी हम नर का नाम सुनते हैं, नर जननम का नाम सुनते हैं पुष्प के अंदर में, हमें 3 वर्ड अपने माइंड में आना चाहिए। सबसे पहले है पुंकेसर, सेकंड हमने पढ़ा हुआ था लघु विचौरधानी, और तीसरा हमने पढ़ा हुआ था परागकण। अब ये तीनों नाम जो है वो नर के संबंध में लिया जाता है। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर मादा के संदर्भ में 3 वर्ड लिए जाएंगे, 3 शब्द लिए जाएंगे। सबसे पहले है स्त्री केसर, दूसरा है गुजु विचारधानी जिसे हम लोग बीजांड कहते हैं, और फिर है भ्रूण कोश। अब देखो उसमें लघु विचारधानी था और इसमें गुरु विचारधानी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप इससे थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हो कि जो मादा होती है वो एक तरह से गुरु होती है, तो यहाँ पर सब गुरु विचारधानी उसे कहते हैं। आप कैसा भी लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो है ट्रिक लगा लो या कुछ भी कर लो, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ने वाले, स्त्री केसर क्या होता है, गुरु विचारधानी क्या होता है और भ्रूण कोश क्या होता है। ये जो भ्रूण कोश है यही यहाँ पर नाम सुन के आपको पता चल चुका होगा, जबकि ये लास्ट में मैंने डाला हुआ है। सो यही हमारा मादा युग्मक होने वाला है, मतलब कि यहीं पर हमारा निषेचन होने वाला है। अब देखते हैं भैया कि ये कैसे बनता है, ये भ्रूण कोश कैसे बनता है, पूरा कंप्लीट डिस्कशन हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम स्त्री केसर की। इस पुष्प के अंदर में आपको स्त्री केसर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ बस ये जो अंडप आप देख रहे हो यही स्त्री केसर है। मैंने बताया हुआ था स्त्री केसर को अंडप भी कहते हैं। सो यहाँ पर हमारा स्त्री केसर है। तो चलो इस पुष्प से वो वाला जो भाग है उसे हम लोग अलग कर लेते हैं ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब यहाँ पर मैंने उसे अलग कर दिया। जैसे हम अलग करते हैं हमें इसमें 3 संरचनाएं मिलती है। सबसे नीचे वाली जो संरचना आप देख रहे हो इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। इससे ऊपर वाली संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है, सॉरी वर्तिका कहलाती है। और सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो वर्तिकाग्र कहलाती है। ये जो वर्तिकाग्र है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है अपने निषेचन के थ्रू। अब देखो यहाँ पर निषेचन जब भी होता है तो हमने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर के अंदर में नर जनन अंग और नर युग्मक के बारे में। नर युग्मक कौन सा था, परागकण था। वो जो परागकण परागकोश में पाया जाता है, और परागकोश में क्या है, नर युग्मक बनता है, जो हवा हो या जंतु हो या पानी हो किसी भी माध्यम से उड़ के आता है, और उड़ के आने के बाद इसी वर्तिकाग्र में आता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्लेटफॉर्म कहते हैं, या ऐसा बोल सकते हो एयरपोर्ट कहते हैं इसे। और भी एक वर्ड यूज किया जाता है जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलने वाली है। अब यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर मेन संरचनाएं हैं। स्त्री केसर जयांग के अंदर में, जयांग किसे बोलते हैं, स्त्री केसर के समूह को जयांग कहा जाता है। आप अच्छे से याद रखना, इसे अंडक भी कहा जाता है, कार्पस कहा जाता है। सो चलो अब इसे अच्छे से हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होगी और कैसे हम यहाँ पर मादा युग्मक बनाने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ माइंड मैप में आपके सामने लाया हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट है वो सभी के सभी हमारे स्त्री जनन अंग के द्वारा ही बनाए गए हैं, मतलब उसके रिलेटेड ही है। सबसे पहले यहाँ पर संरचना देखते हैं। अब स्त्री केसर की संरचना में आपको 2 टाइप की संरचना मिलेंगी। सबसे पहला एक अंडपी, दूसरा है बहुअंडपी। एक अंडपी क्या होता है, इसमें एक ही स्त्री केसर होगा। अब स्त्री केसर का मतलब क्या भी है, ये आप देख रहे हो ना, ये एक ही होगा तो उसे हम लोग कहेंगे एक अंडपी। अगर ये 2 होगा, अब 2 कैसे भी है, इसके साइड में ही एक और अगर मैं बना देता हूँ कुछ इस टाइप से ही,
ठीक है? जैसा भी हो अच्छे से बन नहीं रहा बट यहाँ पास बन चुका है, ठीक है? अब अगर 2 डाल देते हैं तो यहाँ पास 2 एनडीपी हो जाएगा, अगर 3 डाल देते हैं तो 3 एनडीपी और ऐसे करके बहुत सारे हो, सो ये मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग बहुएनडीपी कहते हैं। अनेक इस तरीके से एक साथ होते हैं। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं इसके और भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इसका प्रकार होने वाला है। ये जो संरचना है उसका प्रकार यहाँ पास होने वाला है युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। अब युक्तांडपी क्या है? जिसमें संकलित होता है, मतलब कि क्या होता है जो यहाँ पर स्थिर केसर होंगे, बहुत सारे स्थिर केसर होंगे, मतलब कि बहुतंडपी जो है उसके अंदर में अगर बहुत सारे यहाँ पर स्थिर केसर है वो आपस में ज्वाइन है, आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से संरचना में जुड़े हुए हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे युक्तांडपी। और अवियुक्तांडपी किसे कहेंगे? अगर वो दोनों अलग अलग है, मतलब जुड़े नहीं है, ज्वाइन नहीं है, बस वो चिपके हुए हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं है, सो यहाँ पास क्या हो जाएगा? वो वियुक्तांडपी यहाँ पास मतलब स्वतंत्र रूप में वो होगा। अब यहाँ पास देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पास मुख्य भाग जो मैंने आपको बताया था, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है? परागकणों का यहाँ पास अवतरण मंच होता है जिसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। जैसे मैंने बोला कि एक और वर्ड आपको मिलेगा, वो वर्ड है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। आपको ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके बाद है वर्तिकाग्र। इसमें क्या होता है? पतली होती है, लंबी होती है, नली जैसी होती है और सकरी होती है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पर अंडाशय के बारे में। अंडाशय जो है आधार भाग होता है जो कि फूला हुआ भाग होता है, किसका? स्त्री केसर का। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पर हमारा मादा युग्मक बनने वाला है, वो है बीजांड। बीजांड जो है वो अंडाशय के अंदर होता है और अपरा से उत्पन्न होता है। अपरा क्या होता है? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। अपरा क्या था? मादा और भ्रूण को आपस में जोड़े रखने वाली एक संरचना होती है। अब यहाँ भी वो पुष्प में क्या काम करता है? यहाँ भी एक संरचना का काम करता है और वो जो संरचना है वो किससे जुड़ा होता है? वो अंडाशय और बीजांड को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसे हम लोग दीर्घ बीजांडधानी भी कहते हैं, मतलब कि लघु बीजांडधानी भी इसे हम लोग कहते हैं। किसे? बीजांड को। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसी को, बीजांड को पढ़ने वाले हैं। गुरु बीजांडधानी जो है, मतलब कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं गुरु बीजांडधानी को, बीजांड को। अब इसकी संरचना आपको कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिलने वाली है और मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी में ये संरचना नहीं दी है, बट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 5 नंबर में आपको डायग्राम पूछा जाएगा, आपको इस संरचना पूछी जाएगी, क्या क्या चीजें होती है इसे एक्सप्लेन करना होगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके हर एक चीज बताता हूँ ताकि आपके नंबर ना कटे। अब यहाँ पास देखो, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सबसे नीचे वाला भाग। ये जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय की दीवार। क्यों? ये अंडाशय से चिपकी होती है, जो अंडाशय की दीवार होती है वहां पर से चिपकी होती है। मैंने बोला कि ये अपरा से जुड़ी होती है, तो यहाँ पर ये जो बीजांड वाली संरचना है आप देख रहे होंगे, इतना संरचना इसे हम लोग बीजांड कहते हैं। और ये जो डंठल जैसी संरचना आप देख रहे होंगे जिसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है बीजांड जो है अंडाशय की दीवार से जहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये डंठल जैसी संरचना, इस डंठल जैसी संरचना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? संवहनी ऊतक। इसे हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं, जो कि संवहित ऊतक से बना होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो बीजांड है और ये जो बीजांड वृंत है आपस में जिस संरचना से जुड़ी हुई है उसको हम लोग नाभिका कहते हैं। इस संरचना से जुड़ी हुई है जिसे नाभिका कहा जाता है। और आप जब गौर देखोगे तो इसके अंदर में बहुत सारे रेड रंग करा के आपको कुछ कोशिकाएं मिलेंगी। ये जो कोशिकाएं है ना इसे हम लोग बीजांड काय कहते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर युग्मक बनाने के लिए। अब ये जो बीजांड काय है, बीजांड काय किसी आवरण से ढका होता है ताकि वो सुरक्षित रह सके, जिस आवरण को हम कहते हैं अध्या आवरण। 2 आवरण होते हैं, एक होता है बाहरी आवरण, एक होता है अंतरी आवरण जिसे अंतरी आवरण भी कहा जाता है। अब यहाँ पास बाह्य आवरण हो गया, अंतः आवरण हो गया, 2 आवरण हो गए। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पास आपको अंदर में एक संरचना मिली होगी कुछ इस तरह से सर्कल वाली संरचना, स्टोन जैसी संरचना मिली होगी जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। और यही भ्रूण कोश अपना क्या है? युग्मक होने वाला है। अब ध्यान से यहाँ पास आप देखना, भ्रूण कोश के ऊपर वाला निभाग वाला भाग, मतलब कि आधारी भाग जिसे बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं निभाग। और नीचे जहाँ पर ये खुला हुआ है, ये जो हमारा बाह्य आवरण है, अध्या आवरण है, ठीक है, वो अध्या आवरण जहाँ से कवर नहीं है उस संरचना को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। और यहीं से युग्मक जाने वाला है। कौन सा युग्मक? नर युग्मक जाने वाला है और अंदर में मादे युग्मक है, तो दोनों आपस में मिलेंगे और निषेचन होगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं नर युग्मक जो कि बन चुके हैं हमारा पिछले लेक्चर में, और अब बना रहे हैं मादे युग्मक ताकि दोनों युग्मक आपस में मिले और निषेचन की क्रिया हो और बीज फल बने, अंतिम उपवाद बने। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे बहुत सारे और भी संरचनाएं हैं, जैसे कि प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, केंद्रीय कोशिकाएं हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं हैं। अब ये सभी कोशिकाएं
जो है ना वो हमारे बनते हैं किसमें, ब्रूड कोश के अंदर में। ये जो ब्रूड कोश है ना इसके अंदर में वो सभी संरचनाएं बनती हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हम यहाँ पर सिर्फ अब बीजांड की संरचनाएं देख रहे हैं और बीजांड की संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखना है वो है बीजांड काय। यही बीजांड काय आगे चल के युग्मक बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें पढ़ लेते हैं गुरु बीजाणु धानी मतलब बीजांड के बारे में। वही चीजें जो मैंने आपको बताई वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हो। प्रारूपिक आवृत्तिबीजी बीजांड जो है एक छोटी सी संरचना होती है। बीजांड वृंत जो कि क्या थी, डंठल जैसी संरचना थी जो जोड़ती थी, किसे जोड़ती थी, जो बीजांड है उसे अंडाशय की दीवार से जोड़ी थी। अब यहाँ पास एक वृंत होती है जो डंठल जैसी संरचना है, जैसे बीजांड जो है अपर से जोड़ा होता है, हालांकि बीजांड जो दीवार है अंडाशय की दीवार वहां से जोड़ा होता है। इसके बाद नाभिका है, वह क्षेत्र जहाँ पर बीजांड की काय जो है बीजांड विंड के साथ संलयित होता है। यह बीजांड एवं बीजांड विंड के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद अध्याय आवरण देखते हैं। जैसे मैंने बताया बीजांड में एक दो यहाँ पर क्या है, संरक्षण आवरण होते हैं जो कि सुरक्षा करती है, जो क्या कहते हैं बीजांड को चारों ओर से घेरे रहती है। बस हाँ एक जगह से छोड़ी रहती है, जिस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उसी जगह को हम कहते हैं बीजांड द्वार, जहाँ से छुटी होती है, जहाँ पर वो कवर नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं निभाग क्या था। बीजांड द्वारीय सिरे को के ठीक ऊपरी या विपरीत बोल दो, ठीक है, ऊपरी या विपरीत या आधारी भाग बोल सकते हो आप। बीजांड के आधारी भाग पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, आधारी भाग को वो बताता है। इसके बाद है बीजांड का है, तो यहाँ पर अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है जो कि बीजांड काय होती है। अब इसके बाद देखते हैं भ्रूण कोश क्या है, मादा युग्मकोद्भिद जो यहाँ पर क्या है बीजांड काय में स्थित होता है। भ्रूण कोश है वो युग्मकोद्भिद होता है, इसी के अंदर में युग्मक बनते हैं। ठीक है, याद रखना भ्रूण जो है, भ्रूण कोश जो है वो युग्मक नहीं है। ठीक है, मैंने गलती से युग्मक बोल दिया था शुरुआत में, बट वो युग्मक नहीं है बल्कि युग्मकोद्भिद है। युग्मकोद्भिद क्या होता है, जहां पर युग्मक बनते हैं उसके अंदर में ही यहाँ पर बनने वाले हैं। इसके बाद है यहाँ पर आप देख सामान्य एक बीजांड जो है में एक अकेला भ्रूण कोश होता है जो क्या है गुरु बीजाणु से बनता है, मतलब निर्मित होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो भ्रूण कोश है इसके अंदर में युग्मक कैसे बनने वाले हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गुरु बीजाणु जनन करते हैं। अब गुरु बीजाणु जनन कब होगा, जब हमारे पास गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होंगी। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहाँ पास होगी, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, बीजांड काय बताया हुआ था, इतने सारे कोशिकाएं हैं यहीं पर होती है अपनी एमएमसी। एमएमसी क्या होता है भैया, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, वो होता है मेगा मदर सेल बोल सकते हो या मेगास्पोरा मदर सेल आप बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, उसे एमएमसी कहते हैं। गुरु बीजाणु धानी यहाँ पर बनता है। अब देखो गुरु बीजाणु जनन कब होगा, जब उसमें मातृ कोशिका होगी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होगी। हमने क्या किया था, नर वाले में हमने किया हुआ था लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन किया हुआ था, जिससे हमारा गुरु यहाँ पर क्या बना था, सॉरी हमारा बना हुआ था लघु बीजाणु। और यहीं पर हम बनाएंगे गुरु बीजाणु। तब क्या करना पड़ेगा, गुरु मातृ कोशिका को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू गुरु बीजाणु में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो आगे चल के यहाँ पर युग्मक बनाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, और भाई मतलब सेम ही नाम है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए कंफ्यूजन तो होता है। सो आपको ट्राई करना है बार बार, थोड़ी गलती तो होती रहती है बट आप ट्राई करना गलती ना हो। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया कि यहाँ पर हमारा एक ले लेते हैं एमएमसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका और इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, जिससे ये एन एन कंडीशन में आ जाएगा और फिर उसका फिर से अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, फिर वो एन प्लस एन प्लस एन प्लस एन मतलब कि चतुष्क यहाँ पर बन जाएगा, गुरु बीजाणु चतुष्क यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपने नोट्स को दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ था, मेरे कॉपी का ही नोट्स है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए हुए थे डिजिटल फॉर्म में। सो यहाँ पर आपको देखने के मेरे होंगे, यहाँ पास क्या था अपना एमएमसी था। ठीक है, एमएमसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, इसमें बीजांड काय के अंदर में है। अब यहाँ पास पहले हम क्या करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, म्योसिस करेंगे। म्योसिस करने के बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 2n कंडीशन था, सो यहाँ पास कंडीशन हो जाएगा n प्लस n कंडीशन। उसके बाद फिर से अर्धसूत्री सेकेंड होगा, सो इसमें n प्लस n प्लस n और प्लस में एक और n कंडीशन आ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, मेगास्पोर्स टेट्राक कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चीज कर ली। ठीक है, ये चीजें हो चुकी है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने नोट डाला हुआ है। अब यहाँ पर 4 हमारे क्या बने हैं, गुरु बीजाणु बने हैं। अब मैं आपको बता दूं, इनमें से 4 में से ना 3 जो है वो नष्ट हो जाएंगे। क्या है,
तीन नष्ट हो जाएँगे और देखो जैसे ये नष्ट होता है इसे पोषण देगा, फिर ये नष्ट होगा इसे पोषण देगा, फिर ये नष्ट होगा इसे पोषण देगा। इसका मतलब ये है कि 3 नष्ट होंगे और तीनों का पोषण 1 को मिलेगा। जब 1 को 3 का पोषण मिल रहा है और उसका खुद का पोषण है, मतलब कि 4 यहाँ पास क्या है भैया संरचनाओं का पोषण एक के पास जाएगा, तो वो बड़ी संरचना होगी और बहुत ही ज़्यादा अनमोल संरचना होगी। उस अनमोल संरचना को हम कहते हैं क्रियाशील गुरु विजाणु कहते हैं। ठीक है? गुरु विजाणु कितने थे? 4 थे, उनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, तीनों का पोषण 1 में चला जाता है और 1 में जाने के बाद वो एक ऐसी संरचना बनती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रियाशील गुरु विजाणु। अब ये जो क्रियाशील गुरु विजाणु है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे और फिर ये बनेगा जाके अपना मादे युग्मक। अब मादे युग्मक कैसे बनेगा? यहाँ पास देखो ये अपना जो बना है क्रियाशील गुरु विजाणु बना है, इसमें एक केंद्रक होगा शुरुआत में, फिर वो क्या करेगा समसूत्री विभाजन करेगा और याद रखना ओनली यहाँ कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब कि केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होने वाला है। अब ये करेगा समसूत्री विभाजन, फिर समसूत्री विभाजन करेगा, फिर समसूत्री विभाजन करेगा और उसके बाद कुछ इस तरह की संरचना बनाएगा और इसमें 8 केंद्रक होंगे और फिर वो 8 केंद्रक जो है वो अपनी-अपनी जगह को चेंज करेंगे और कुछ अलग से संरचना बनाएँगे, जिसके बाद यहाँ पर भ्रूण कोश का विकास होगा। अब चलो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पास मैंने पूरा का पूरा लिख रखा है अपने नोट्स में, जो कि आपको समझने में आसानी देगी। अब यहाँ पास हम लोग भ्रूण कोश का विकास देख रहे हैं, मैंने बताया क्रियाशील गुरु विजाणु है जो कि एक कोशिका वाली होगी, एक सेल वाली होगी। अब क्या होगा इसमें समसूत्री विभाजन होगा, जैसे समसूत्री विभाजन होता है यहाँ पास 2 केंद्रक बन जाएँगे, फिर समसूत्री विभाजन होगा, 4 केंद्रक बनेंगे, फिर समसूत्री विभाजन होगा, 8 केंद्रक बन जाएँगे और मैं आपको जैसे बताया कि ओनली यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, 3 समसूत्री विभाजन होने वाला है और ओनली कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होने वाला है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होने वाला है। कोई भी पूछेगा कितने यहाँ पर समसूत्री विभाजन होंगे, 3 समसूत्री विभाजन होंगे एमएमसी में। ठीक है? इसके बाद अब देखोगे यहाँ पर जब ये संरचना बनती है, ये संरचना बनने के बाद 2 यहाँ पर ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। देखो 2 ध्रुव होते हैं मतलब कि ऊपर और नीचे है। इसमें एक-एक कोशिकाएँ जो है मतलब एक-एक केंद्रक जो है वो ऊपर-नीचे चले जाएँगे। उसके बाद यहाँ पास और भी चेंजेस होते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ भ्रूण कोश की संरचना को। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है जो कि बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई ये तो आता ही आता है और आएगा भी। क्या है? 8 केंद्रक 7 कोशिका यही होता है परिपक्व भ्रूण कोश। मतलब कि ये जो भ्रूण कोश हमारा बना है, ये जो संरचना बना है, ये कैसा होता है 8 केंद्रकी होता है, 7 कोशिकी होता है। 7 केंद्रक है लेकिन 8 क्या है इसमें 7 कोशिकाएँ हैं लेकिन 8 केंद्रक है इसके अंदर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है? अब यहाँ पास आप ध्यान से देखोगे इसकी संरचना को, तो इसकी संरचना कैसी बताती है? सबसे ऊपर में आपको 3 केंद्रक मिलेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवयसी कहते हैं। उसके बाद आप देखोगे बीच में 2 केंद्रक मिलेंगे, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं और फिर आप देखोगे नीचे में 3 केंद्रक मिलेंगे, 1 और 2 इन दोनों केंद्रक को कहते हैं सहायक कोशिका और यहाँ पास एक और कोशिका मिल रही होगी, इसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका, अंडक कोशिका कहते हैं और ये तीनों कोशिकाएँ जो हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएँ कहते हैं और फिर नीचे में कुछ इस तरह से संरचना मिलती है जिसे तंतुरूपी समुच्चय कहते हैं और फिर यहाँ पास केंद्रीय कोशिका जो है इसको हम लोग ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रीय कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पास आपने देखा, अब आप काउंट कर सकते हो कितने यहाँ पास केंद्रक है 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 कोशिकाएं हैं। क्यों 7 कोशिकाएं? क्योंकि 2 केंद्रक बीच में हो जाते हैं। अब देखो ध्यान से मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो मादे युग्मक है वो कौन सा है। यहाँ पर देखो जो नर युग्मक हमने बताया हुआ था, नर युग्मक बताया था जो कि था परागकण। परागकण के अंदर में 2 युग्मक होते हैं, एक होता है जनन कोशिका में, एक होता है कायिक कोशिका में। वो दोनों युग्मक आएंगे और आने के बाद यहाँ निषेचन करेंगे, जिनमें से एक जो युग्मक होगा वो यहाँ बस अंड कोशिका मतलब कि केंद्रीय कोशिका से साथ संलयन करेगा, मतलब कि युग्मक जो है ये रहेगा। मादा युग्मक का काम कौन करने वाला है? मादा युग्मक काम करने वाला है ध्रुवीय केंद्रक, मतलब कि यहाँ पास अंड केंद्रक जो है वो यहाँ पास करने वाला है। ठीक है? अब अंड कोशिका में एक जो है क्या करेगा आके निषेचन करेगा, एक जो है ध्रुवीय केंद्रक में निषेचन करेगा। सो यहाँ पर समझ सकते हो कि 2 युग्मक है। बाकी अगर एकदम मेनली देखा जाए तो अंड कोशिका हो गया और ये अपना ध्रुवीय केंद्रक हो गया। ये मेन होने वाले हैं यहाँ पास। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पास होने वाला है, मतलब कि प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। ठीक है? अब देखो यहाँ पास मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पास देखेंगे अपने क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको देना होगा, मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर जैसे सबसे स्टार्टिंग से हम बात करें, हमने बात किया हुआ था पुष्प के बारे में।
पुष्पा में ये जो अपना नर वाला भाग है वो हमने कंप्लीट किया हुआ था। सो हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं मादा वाले भाग को, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब देखो, ये जो मादा वाला भाग था इसे हमने बाहर निकाल दिया। जब हम बाहर निकालते हैं हम देखते हैं इसमें 3 संरचनाएं होती है, वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है, अंडाशय होती है। ये जो वर्तिकाग्र थी ये कैसी संरचना थी, यहीं पर यहाँ पर क्या आता है भैया, यहीं पर आता है अपना परागकण, जिसे हम लोग कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। वर्तिका जो थी पतली लंबी सकरी नली थी। अंडाशय जो कि फूली हुई भाग थी, और यहीं पर निषेचन होता है। इसी के अंदर में बीजांड पाया जाता है, और ये जो बीजांड था इसके अंदर में पाया जाता है बीजांडकाय, और बीजांडकाय में ही पाया जाता है एमएमसी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करती है, वो करती है अर्धसूत्री विभाजन। पहला अर्धसूत्री विभाजन करने से 2 यहाँ पर केंद्रक बनते हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करने से 4 कोशिकाएं बनते हैं, जिन 4 कोशिका को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राइड कहते हैं। अब इनमें से 3 नष्ट हो जाएंगे, और 3 नष्ट होने के बाद एक को पोषण देते हैं, जिस एक जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है वो क्या करता है, विकास करता है, समसूत्री विभाजन करता है, और समसूत्री विभाजन करने के बाद वो बन जाता है फाइनली भ्रूण कोश, जिसके अंदर में हमारा मादा युग्मक होता है, और यहीं आके निषेचन होता है। इसलिए हमने बताया हुआ था सबसे पहले लेक्चर के अंदर में कि ये जो अंडाशय है इसके अंदर में ही निषेचन होता है। अब अगले वीडियो के अंदर में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जो कि होने वाला है परागण का, परागण की क्रिया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर निषेचन की शुरुआत होगी, कैसे निषेचन होगा, अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। सबसे पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, निषेचन पूर्वक घटना यहाँ पर कंप्लीट होता है, 2 युग्मक बन चुके हैं। अब हम लोग निषेचन के आगे यहाँ पर पड़ाव में पहुंच चुके हैं। सो हम लोग आगे की चीजें देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर में। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एमसीक्यू दिखा देता हूँ, जिसका आंसर आपको देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, एक पूर्ण परागकोश की संरचना कैसी होती है? द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय, चतुकोष्ठीय या पशकोष्ठीय? ये मैंने सेकंड लेक्चर में कराया हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। अगले लेक्चर के शुरुआत में ही मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा। जिसका भी सही होगा मैं उसका नाम भी वीडियो में ले सकता हूँ। सो आप कमेंट जरूर से करना। अब इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक परिपक्व आवृत्तिबीजी भ्रूणकोश में कोशिकाओं और केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था कितनी होती है। क्या 8 कोशिका होती है, 7 केंद्रक होते हैं, 7 कोशिका होती है, 8 केंद्रक होते हैं, 8 कोशिका होती है, या 8 केंद्रक होते हैं, या 7 कोशिका और 7 केंद्रक होते हैं? ये आपको बताना है। इसके बाद अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु, मतलब कि यहाँ पर अपना एमएमसी है, ठीक है, से परिपक्व भ्रूणकोश बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजन लगेंगे? ये भी मैंने बताया था। 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा या 4 लगेगा? कमेंट में बताना। इसका अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, परागकण की बाहरी परत, जिसे बाह्यचोल कहते हैं, किस पदार्थ से बना होता है? वो आपको बताना है। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बताया था और मैंने बहुत बार रिपीट किया हुआ था पिछले लेक्चर के अंदर में। क्या होगा आंसर आप जरूर से बताना। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, पैक्टिन, सेलुलोज, स्पोरोपोलिन या कैटिन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे देना। ABC जो भी इसका आंसर है आप लाइन बाय लाइन दे देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सारी चीजें रिवाइज कीजिए। नोट्स डल जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में। सो आप जाके चेकआउट कर लेना, रिवीजन करना, और शॉर्ट नोट्स बनाना, लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरा जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।